नमस्ते स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 5 के दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम भूदान मूवमेंट, CSR एक्ट्स एंड रूल्स और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसका कनेक्शन दिल से भी है और जमीन से भी। हाँ, हम बात कर रहे हैं भूदान आंदोलन की। पता है, ये एक ऐसी मूवमेंट थी, एक ऐसी लहर जिसने आजाद इंडिया को, जहां जमीन का बंटवारा बिल्कुल अजीबोगरीब था, एक नए ढंग से सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, एक सवाल है, जरा इसके बारे में सोचना। आपके पास जो कुछ भी है, क्या वो सच में आपका है? थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया है ना, पर सोचिए, जिन चीजों को हम कहते हैं ये मेरा है, क्या वो सच में हमारी हैं? या हम बस उनके केयरटेकर हैं थोड़े टाइम के लिए? बस यही एक सवाल भूदान आंदोलन की पूरी नींव है, उसकी आत्मा है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द भूदान, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। भू मतलब जमीन, लैंड, और दान यानी डोनेशन। तो भूदान मतलब हुआ जमीन का दान, द गिफ्ट ऑफ लैंड। इतना सीधा सा नाम, लेकिन इस सिंपल से नाम के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया छिपा हुआ था। और ये आइडिया किसके दिमाग से निकला? ये आवाज किसकी थी? ये थे संत विनोबा भावे, महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते थे। देखने में एकदम साधारण से इंसान, लेकिन उनके एक आइडिया ने, मैं बता रहा हूं, पूरे देश में एक हलचल सी मचा दी थी। चलिए अब इस मूवमेंट की फिलॉसफी को आराम से समझते हैं। विनोबा जी का एक ही मंत्र था, सबही भूमि गोपाल की। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सारी जमीन, सारी धरती गोपाल की है, ईश्वर की है। ये किसी एक इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी है ही नहीं। हम सब तो बस उसके निगरान हैं, केयरटेकर्स, दैट्स इट। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दो तरह की सोच होती है। एक है मालिक की सोच, ओनर्स माइंडसेट, और दूसरी है ट्रस्टी यानी निगरान की सोच। मालिक क्या सोचता है? ये जमीन मेरी है, इस पर उगने वाला हर दाना मेरा है, सिंपल। लेकिन ट्रस्टी क्या सोचता है? वो कहता है, ये जमीन मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे उतना ही लूंगा जितनी मुझे जरूरत है, और जो एक्स्ट्रा है, जो सरप्लस है, वो मैं समाज को लौटा दूंगा। देखा आपने, विनोबा जी बस यही चाहते थे कि लोग मालिक बनने की सोच छोड़कर ट्रस्टी बने। कितनी सिंपल लेकिन कितनी प्रोफाउंड बात है ये। और इसी सोच को, इसी फिलॉसफी को और आगे ले गए जयप्रकाश नारायण जी। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा जमीन आप सोसाइटी को दे रहे हो, ये कोई चैरिटी या एहसान नहीं है। ये तो आपकी ड्यूटी है, आपकी धार्मिक ईमानदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे आपको पूरा करना ही करना है। सो इट्स नॉट अ फेवर, इट्स अ ड्यूटी। तो ये सब तो हुई फिलॉसफी की बातें, लेकिन सवाल ये है कि ये मूवमेंट आखिर शुरू कैसे हुआ? एक आइडिया जमीन पर कैसे उतरा? अब आती है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूं तेलंगाना के एक छोटे से गांव में। गांव का नाम था पोचमपल्ली। ओके, तो डेट याद रखिए, 18 अप्रैल 1951। विनोबा जी सुबह सुबह इस गांव पोचमपल्ली में पहुंचते हैं। दोपहर तक वो गांव के लैंडलेस हरिजन परिवारों से मिलते हैं, जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं था। उनकी पूरी कहानी सुनते हैं और उनकी तकलीफ देखकर वो फैसला करते हैं कि शाम को पूरे गांव की एक मीटिंग बुलाई जाए। तो इन परिवारों ने विनोबा जी को क्या बताया? उनका दर्द क्या था? जरा इमेजिन कीजिए। उन्होंने कहा, बाबा, हमारे पास जमीन नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, मेहनत से नहीं डरते, लेकिन करें कहां? हालत यह है कि हम अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। ये सुनकर विनोबा जी बिल्कुल अंदर तक हिल गए। अब शाम होती है, पूरा गांव उस मीटिंग में जमा है। सबको लगा विनोबा जी कोई लंबा चौड़ा भाषण देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं की, कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए। उन्होंने बस एक बहुत ही सिंपल, एकदम दिल से निकली हुई अपील की। उन्होंने गांव के बड़े जमींदारों की तरफ देखा और उन लैंडलेस परिवारों के लिए मदद मांगी। पूरी मीटिंग में एकदम सन्नाटा था, सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और तभी उस भीड़ में से एक जमींदार, श्री VR रेड्डी, अपनी जगह से खड़े होते हैं, और उन्होंने जो कहा उसने बिल्कुल सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इन परिवारों के लिए अपनी 100 एकड़ जमीन दान करता हूं। सोच सकते हैं, 1-2 एकड़ नहीं, पूरे 100 एकड़। ये था भूदान का पहला ऐतिहासिक मोमेंट। देखिए, ये सिर्फ 100 एकड़ जमीन का एक ट्रांजैक्शन नहीं था, ये एक चिंगारी थी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। एक उम्मीद की चिंगारी,
इस एक इंसिडेंट ने प्रूव कर दिया कि लोगों के दिल में अभी भी कंपैशन जिंदा है, और अगर आप सीधे दिल से बात करें तो लोग देने के लिए तैयार हैं। और इस चिंगारी का असर, वो तो अनबिलीवेबल था। उस पहले 100 एकड़ के डोनेशन के बाद सिर्फ तेलंगाना रीजन में ही विनोबा जी को 12,202 एकड़ जमीन दान में मिली। कैन यू बिलीव दैट? मतलब जो आइडिया था वो काम कर रहा था, और बहुत अच्छे से काम कर रहा था। इस इनक्रेडिबल स्टार्ट के बाद विनोबा जी समझ गए कि ये उनकी लाइफ का मिशन है, और उन्होंने एक व्रत लिया, एक वाव। उन्होंने कहा, जब तक मुझ में ताकत है मैं पैदल ही पूरे हिंदुस्तान का सफर करूंगा। मैं गांव-गांव जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और लैंडलेस लोगों के लिए भूदान मांगता रहूंगा। और उन्होंने आगे कई साल तक ऐसा ही किया। उनकी ये पद यात्रा, अ वॉक अक्रॉस द नेशन, अपने आप में एक इतिहास बन गई। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बार समराइज करते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? भूदान मूवमेंट एक वॉलंटरी सोशल मूवमेंट था। वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई कानूनी दबाव नहीं, बस एक दिल से अपील थी। कब शुरू हुआ? 18 अप्रैल 1951। किसने शुरू किया? संत विनोबा भावे ने। और मकसद बिल्कुल सिंपल, जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है वो उसमें से थोड़ा हिस्सा उन लोगों को दे दें जिनके पास बिल्कुल नहीं है। दैट्स इट। अच्छा, इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। देखिए, विनोबा जी ने जमीन मांगी थी क्योंकि उस दौर में जमीन ही सबसे बड़ी दौलत थी। सवाल यह है कि आज के जमाने में इस जमीन का मतलब क्या है? क्या यह हमारा टाइम हो सकता है, हमारी स्किल्स, हमारा नॉलेज? तो चलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की दुनिया में डाइव करते हैं। सोचो, हम सब रोज इन बड़ी कंपनीज से घिरे रहते हैं ना, उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं। तो क्या इनकी ड्यूटी सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बनाना है, या उस समाज के प्रति भी कोई जिम्मेदारी बनती है जहां से ये इतना कुछ कमाते हैं? ये सिंपल सा सवाल ही CSR के कॉन्सेप्ट का दिल है। इसका नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। चलो इसको तोड़कर देखते हैं। कॉर्पोरेट यानी कोई बिजनेस या कंपनी, सोशल मतलब हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आसान है, जिम्मेदारी। तो CSR का सीधा साधा मतलब हुआ एक बिजनेस की अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई अच्छा आइडिया या मर्जी की बात नहीं है। इंडिया में ये एक पक्का कानून है, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 135। इसका मतलब ये एक लीगल ड्यूटी है, कंपनी की मर्जी पर नहीं छोड़ा गया है कि मन किया तो किया, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये कानून हर छोटी बड़ी कंपनी पर लागू होता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है, बिल्कुल स्कूल के एग्जाम जैसा। जो कंपनी इस टेस्ट को पास करती है, सिर्फ उसके लिए ही CSR करना कंपलसरी हो जाता है। चलो देखते हैं इस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। टेस्ट का पहला क्वेश्चन, क्या कंपनी की नेटवर्थ यानी उसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है? अगर जवाब हाँ है तो वो क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है या। इसका मतलब कंपनी को सारी कंडीशंस पूरी नहीं करनी, इनमें से कोई एक भी काफी है। तो एक कंडीशन तो यह हो गई। दूसरा ऑप्शन, मान लो नेटवर्थ उतनी नहीं है, तो क्या कंपनी का टर्नओवर यानी साल भर की टोटल सेल्स 1000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है? अगर हां तो भी काम बन जाएगा, कंपनी क्वालिफाई कर लेगी। या फिर आखिरी ऑप्शन है, तीसरा और आखिरी ऑप्शन, क्या कंपनी ने पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट यानी सारा खर्चा निकालने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बचता है वो कमाया है? तो सबसे अहम बात क्या है कि इन तीनों में से 500 करोड़ की नेटवर्थ, 1000 करोड़ का टर्नओवर या 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, अगर कंपनी ने किसी एक फिनिश लाइन को भी छू लिया तो बस उसके लिए CSR करना कंपलसरी हो जाता है। ओके, तो कंपनी ने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया। अब अगला लॉजिक सवाल, आखिर खर्च करना कितना है और कहां करना है? आइए देखते हैं कानून इसके बारे में क्या कहता है। यहां पर 2% का रूल लागू होता है। इसके सिंपल से 2 स्टेप्स हैं। पहला, कंपनी अपने पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट का एवरेज यानी औसत निकालेगी, और दूसरा, उस एवरेज अमाउंट का कम से कम 2% हिस्सा हर साल CSR एक्टिविटीज यानी समाज कल्याण के कामों में खर्च करना होगा। अब ठीक है, पैसा तो खर्च करना है, पर कहां? ये इस कानून का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कानून साफ साफ कहता है कि कंपनी को अपने लोकल एरिया को प्रेफरेंस देनी चाहिए।
इसके पीछे सोच बहुत सिंपल है। जिस कम्युनिटी से आप रिसोर्सेज ले रहे हैं, जहां आपके काम से असर पड़ सकता है, उनकी भलाई आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है। ओके, रूल्स तो समझ लिए, लेकिन हमेशा कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, है ना? अगर कोई कंपनी ये रूल्स फॉलो ना करे तो फिर क्या होगा? क्या कानून में इसका भी इलाज है? चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई कंपनी किसी साल अपना CSR का पैसा खर्च नहीं कर पाती तो वो इसे छुपा नहीं सकती। उसे अपनी ऑफिशियल बोर्ड रिपोर्ट में इसका पूरा रीजन लिखकर देना होगा। लेकिन अगर कंपनी जानबूझकर रूल तोड़ती है या कोई अजीब सा रीजन देती है तो फिर सजा है। कंपनी पर 50,000 से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, और जो ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार है उस पर जुर्माने के साथ साथ 3.5 साल तक की जेल भी हो सकती है। यानी ये मामला काफी सीरियस है। तो आइए अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं। हमने एलिजिबिलिटी समझी, कितना खर्च करना है वो देखा, और नियम ना मानने पर क्या होता है वो भी जान लिया। तो इस सब का आखिर असली मतलब क्या निकलता है? तो चलिए इस पूरे चैप्टर का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। बस ये 4 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। 1. एलिजिबिलिटी के लिए 3 में से कोई एक शर्त। 2. खर्च करना है 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%। 3. पहली प्रायोरिटी हमेशा लोकल एरिया को देनी है। और 4. अगर खर्च ना हो पाए तो रिपोर्ट करो, वरना पेनाल्टी के लिए तैयार रहो। सिंपल। और अब जाते जाते मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या CSR सिर्फ एक कानूनी कागज है जिसे टिक करना है, या ये बिजनेस करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है? ये समझना कि प्रॉफिट और पर्पस यानी मुनाफा और मकसद दोनों साथ साथ चल सकते हैं। हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी RTI के बारे में। ये वो टूल है जो आम आदमी को सिस्टम में खास बना देता है। अच्छा, एक बहुत ही आम सा सवाल है। हम सब, आप और मैं, टैक्स भरते हैं, ठीक है ना? लेकिन कभी सोचा है कि उस पैसे का आखिर होता क्या है? कहीं सड़क बन रही होती है, कभी आधी बनती है, सरकारी स्कीम्स आती हैं, चली जाती हैं, तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। और जानते हैं सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है? ये जानना सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि ये आपका मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने तो 1976 में ही आर्टिकल 19 के तहत जानकारी के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट मान लिया था। एक्ट तो बाद में बना। तो चलिए आज का लेसन प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सवाल पूछने का हक हमें मिला कैसे। फिर इस RTI का पावर बटन ऑन कैसे करना है वो सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई क्या मांग सकते हैं और क्या नहीं। फिर ये इतना जरूरी क्यों है इस पर बात करेंगे। और आखिर में इस एक्ट का असली टेस्ट क्या है, यानी इसके चैलेंजेस क्या हैं। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक। देखिए, ये जानने का हक ये एक्ट बनने से बहुत पहले ही हमें मिल चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नींव बहुत पहले ही रख दी थी। आखिर डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है ना? और ये देखिए, ये है वो गोल्डन लाइन। 1976 के राज नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा था कि इस देश के लोग मास्टर्स हैं, यानी मालिक हैं, और मालिक को ये जानने का पूरा हक है कि उनके सर्वेंट्स यानी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। सोचिए कितनी पावरफुल बात है ये। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। थ्योरी हो गई, अब प्रैक्टिकल्स। ये सुपर पावर आखिर यूज कैसे करना है, इसका यूजर मैनुअल क्या है, इसके बेसिक कंट्रोल्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और रूल्स, आइए उन्हें समझते हैं। सबसे पहले ये पब्लिक अथॉरिटी क्या चीज है? बहुत सिंपल है। कोई भी सरकारी दफ्तर, चाहे वो प्रधानमंत्री का ऑफिस हो या आपके गांव की पंचायत, यहां तक कि वो NGOs या सोसाइटीज जिन्हें सरकार से फंड मिलता है, वो भी इसके दायरे में आती हैं। मतलब इन सब से आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, इसका क्या मतलब है? इसका एक गोल्डन रूल है। जो भी इंफॉर्मेशन सरकार अपनी सबसे बड़ी अथॉरिटी यानी पार्लियामेंट को दे सकती है, वही इंफॉर्मेशन वो आपको यानी एक आम नागरिक को देने से मना नहीं कर सकती, चाहे वो रिकॉर्ड्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों, रिपोर्ट्स हों, सब कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका टाइम फ्रेम। इसे ध्यान से देखिए। आपने एप्लीकेशन फाइल की और अथॉरिटी को 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ये उनका ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है। यही 30 डे रूल इस एक्ट की असली ताकत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब पावर है तो उसके कुछ रूल्स भी होंगे। जैसे क्रिकेट में अंपायर नो बॉल दे देता है, वैसे ही RTI में भी कुछ रूल्स हैं
क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं, चलिए इस गेम के रूल्स को समझते हैं। तो देखिए, आप सरकारी खर्चे, सरकार के फैसले, किसी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट, डेटा, रिकॉर्ड्स, ये सब मांग सकते हैं। लेकिन आप वो चीजें नहीं पूछ सकते जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो। दूसरे देशों से हमारे रिश्तों की प्राइवेट डिटेल्स या कैबिनेट में क्या सीक्रेट बातें हुई, ये सब नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर घर के कुछ राज होते हैं, वैसे ही देश के भी होते हैं। चलो बच्चों, अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आखिर ये आरटीआई एक्ट इतना जरूरी है क्यों? इसका असली इम्पैक्ट, इसका असली मतलब क्या है हमारी डेमोक्रेसी के लिए? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। लगभग 60 लाख। हर साल इतनी आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। पता है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रांसपेरेंसी कानून है। इससे साफ पता चलता है कि देश के लोग अपने इस हक को लेकर कितने जागरूक हो रहे हैं। तो इसकी ताकत क्या है? वेल, ये नागरिकों को पावर देता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है, अकाउंटेबल। इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है। ये भ्रष्टाचार से लड़ने में सीधी मदद करता है और इसके जरिए बड़े बड़े घोटाले, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और गलत काम सामने आए हैं। ये पावर को सरकारी ऑफिस से पब्लिक के हाथ में ट्रांसफर करने का काम करता है। अच्छा, अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी कुछ ट्विस्ट्स हैं। चलिए अब इस एक्ट की असली परीक्षा यानी इसके चैलेंजेस और इसमें हुए कुछ हालिया बदलावों को देखते हैं। एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि इस कानून को थोड़ा कमजोर करने की कोशिश हुई है। जैसे 2013 में पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया। 2018 में एक अमेंडमेंट आया जिससे सेंटर को इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का टेन्योर और सैलरी तय करने की पावर मिल गई, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस पर सवाल उठते हैं। एक ड्राफ्ट रूल ये भी था कि अगर एप्लीकेंट की मौत हो जाए तो केस बंद हो जाएगा। और इसके अलावा खराब रिकॉर्ड कीपिंग और स्टाफ की कमी जैसी आम परेशानियां तो हैं ही। तो आज हमने आरटीआई को समझा। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये एक सोच है। एक ऐसी सोच जहां नागरिक सिर्फ एक वोटर नहीं बल्कि सरकार का मालिक है। हाँ, कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन ताकत अभी भी इसमें बहुत है। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक, एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही एक मजबूत डेमोक्रेसी की नींव होता है। तो सवाल बस ये है कि क्या हम इस नींव को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचना। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट 5 यहीं खत्म होती है। हमने इसमें हर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया है। बस एक बार रिवीजन कर लो और आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।